Namaste, doctor. As an Ayurvedic physician, we practice और प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग समाज के एक अभिन्न अंग हैं। समाज में वैद्य की जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, उस पर आयुर्वेद बहुत आधारित है। कोरोना का समय है, कोविड-19, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से समाज को बहुत अपेक्षा रही है। तो मन में एक विचार आया कि आयुर्वेद वैद्य की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। और जब ये देखा कि चरक संहिता में बार बार, विशेषकर सूत्र स्थान में, काफ़ी अध्यायों में चरक उत्तम वैद्य, युक्तिवत वैद्य, तत्ववित वैद्य, पल्लवग्राही वैद्य, मूर्ख वैद्य, छद्मचर वैद्य, इन सभी का वर्णन करता चले जा रहा है। तो मन में ये विचार आया कि ये सब कहाँ कहाँ पर वैद्यों के बारे में बताया गया है, तो इस सबको एकत्रित करके एक संकलन किया जाए। तो मैंने ये प्रयत्न किया कि वैद्य के बारे में चरक क्या कहता है और वो क्या अपेक्षा करता है एक आयुर्वेदिक वैद्य से, कि आयुर्वेदिक वैद्य अपनी पर्सनालिटी को कैसे बनाए। योग रत्नाकर की एक लाइन याद आती है, क्वचित धर्मः, क्वचिन मैत्री, क्वचित अर्थः, क्वचित यशः, कर्माभ्यास है, क्वचित चेति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। उसने अपने चौथे वर्ष में ही पहले अध्याय में लिख दिया कि चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं जाती। या तो धर्म देगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य कार्य होगा, चिकित्सा करेंगे किसी धार्मिक व्यक्ति की, या फ्री में चैरिटी करेंगे। तो क्वचिन मैत्री, आपकी मित्रता होगी। मित्रता आपकी, जो मित्र बनेंगे तो वो सशक्त भी होंगे। हो सकता है बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, धनाढ्य लोग हों। हो सकता है कि आप उनसे पैसे न लें, लेकिन मित्रता मिल जाएगी आपको। क्वचित अर्थ, हो सकता है आपको अर्थ प्राप्ति हो, जैसा कि प्रोफेशन में होता है, आपने पेशेंट को देखा और उसने आपको प्रोफेशनल फी दी। क्वचित यशः, और कुछ भी नहीं मिला तो यश तो मिलेगा, दूर दूर तक नाम फैलता है और बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, थैंकफुल होते हैं। ये भी नहीं मिला तो एक चीज़ तो मिलेगी, वो है कर्माभ्यास है, क्वचित चेति। कर्म का अभ्यास तो होगा। चलो किसी ने नाम भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, मित्रता भी नहीं हुई, पुण्य भी नहीं मिला, तो आपने अपने जो कर्म है उसको एक्टिवेट किया। ये सब लाभ हैं, लेकिन लाभ आने पर एक वैद्य की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोला है कि अपात्र अपेक्षणीय, पात्र की अपेक्षा, मतलब जैसा पात्र होगा, तीन चीज़ें वैसी बन जाती हैं। एक तो शस्त्र, शस्त्र पात्र अपेक्षणीय होता है। शस्त्र यदि, हमारे यहाँ कहते हैं, यदि बंदर के हाथ में आ जाए तो उसको विनाश कर सकता है, या किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो विनाशकारी है, और शस्त्र अदरवाइज आत्मरक्षा के लिए है। शास्त्राणि, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये, ये तीन चीज़ें, शस्त्र, शास्त्र और सलिल, पानी। शास्त्र भी, शास्त्र यदि अच्छे व्यक्ति के हाथ में आएगा तो वो लोक कल्याण करेगा, और यदि स्वार्थी के हाथ में आ गया तो वो उसको पढ़ करके रख देगा। सलिल, जल, जल यदि अच्छे पात्र में रखेंगे तो वो अमृत बन जाता है, जैसे ताम्र पात्र में जल अमृत बन जाता है, और वही यदि गंदे पात्र में रख देंगे तो खराब हो जाएगा। वैसे ही चिकित्सा चिकित्सक के हाथ में पात्रत्व के साथ में है। पात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोदयेत। तो चिकित्सक एक पात्र है और चिकित्सा उसके अंदर एक द्रव्य है। यदि चिकित्सक का व्यक्तित्व ईमानदार नहीं है, सही नहीं है, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी में पर्टिकुलर क्वालिटीज़ नहीं है, यदि उसने सही तरह से ज्ञान अर्जित नहीं किया है, तो इतना बढ़िया आयुर्वेद शास्त्र का उपयोग नहीं होगा और लोगों को उससे लाभ नहीं होगा, और लोग कहेंगे कि भाई आयुर्वेद से तो इम्प्रूवमेंट होता नहीं है, या होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये जो गलती, जो गलत भ्रम जो आज समाज में आयुर्वेद के शास्त्र के बारे में फैला हुआ है, वो आयुर्वेद की कमी के कारण नहीं, वैद्य की जो वैद्यत्व है उसकी समस्या है।
अब वैद्यत्व क्या है? अब वैद्य है तो उसके अंदर एक वैद्यत्व है। जैसे शीत पदार्थ में शीतत्व होता है, उष्ण में उष्णत्व होता है। योग रत्नाकर ने इसके बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। वो कहता है व्याधेः तत्व परिज्ञानम, उसको व्याधि के तत्व का पूर्ण ज्ञान है। वेदनायाश्च निग्रह, और वो वेदना से यहाँ मतलब है रोग, वेदना का निग्रह कर देता है। एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्यः प्रभुरायुषः, वैद्य का वैद्यत्व यही है, व्याधि तत्व का ज्ञान और वेदना का परिग्रह। न वैद्य प्रभुरायुष, वैद्य आयु का भगवान नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना क्लियरली हमारे यहाँ बोल दिया है कि वैद्यत्व ये व्याधे तत्व परिज्ञान क्या है और वेदना का निग्रह कैसे किया जाए, इसके बारे में आयुर्वेद के चरक संहिता में कम से कम 20 श्लोक दिए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में देखें, जहाँ पर कि वैद्य के वैद्यत्व गुणों की चर्चा की गई है और बुरे वैद्य के बारे में भी काफ़ी वर्णन दिया है। अब जब मैंने इसको पूरा संकलन देखा तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के में 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्यायों में देखा जाए तो 6 अध्यायों में वैद्य के गुण और वैद्य के दोषों की चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। दोषों का वर्णन करने में चरक जरा भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। ही इज वेरी स्ट्रेट एंड वेरी डायरेक्ट एंड इट इज 100% अगेंस्ट कुवैद्य। और सुवैद्य, अच्छा वैद्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत वर्णन है। तो जब मैंने इसको पूरा देखा तो इसमें 6 अध्याय मिले। दीर्घंजीवती अध्याय में बहुत वर्णन है, खुड्डाक चतुष्पाद में बहुत वर्णन है, जहाँ पे चतुष्पाद जब वो बता रहे हैं बीमारियों के बारे में तो उन्होंने इसके बारे में भी वर्णन काफ़ी ज़बरदस्त किया है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वैद्य के गुणों के बारे में। प्रणाभिसर वैद्य का भी प्रप्रथम वर्णन यहीं पर आता है। महाचतुष्पाद में मैत्रेय ने जब शंका की कि हर बीमारी औषधि से ठीक नहीं हो सकती है, तब चिकित्सक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तब आत्रेय ने मैत्रेय को बताया है। तब मैत्रेय आत्रेय संवाद बड़ा अद्भुत है। इसके बाद में चिकित्सा प्राभृति अध्याय में पंचकर्मा के 5 अध्याय, जो स्नेहनी अध्याय, स्वेदनी अध्याय सभी के बाद में आता है चिकित्सा प्राभृति अध्याय। उसमें सबसे पहला श्लोक ही चिकित्सा प्राभृति या वैद्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ही रुके नहीं है। इसके बाद में जो 29th चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ सूत्रस्थान, वो पूरा चैप्टर वैद्य की क्वालिटीज, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी और नॉलेज पर ही डोनेटेड है। 29th चैप्टर दश प्राणायतनी अध्याय में प्राणाभिसर वैद्य जो प्राण का विस्तार करे, रोगाभिसर वैद्य जो रोग का विस्तार करे, और उसके बाद में बहुत डिटेल में वर्णन किया है। अर्थे दशमूलीय अध्याय, जहाँ पे अर्थे दश महामूलीय अध्याय, जहाँ पर 10 महामूल का वर्णन है हमारे शरीर में। बहुत अद्भुत विषय है, उसमें तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, पर अभी चूंकि वैद्य के गुणों और दोषों की चर्चा हो रही है तो उसी पर मैं रहूँगा। इस अध्याय में भी उन्होंने पल्लवग्राही वैद्य और उत्तम वैद्य का अद्भुत वर्णन किया है। देखा जाए तो कम से कम 20 डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं वैद्यों के। अब दीर्घंजीवती, पहले मैं तो सभी अध्यायों में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में बताऊंगा शॉर्ट में, फिर इसमें डिटेल में जाएंगे। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको हम एक एपिसोड में पूरा नहीं कर सकते, चर्चा करनी पड़ेगी, तो इसको हम 6 एपिसोड्स में या 5 या 6 एपिसोड्स में कंटिन्यू करेंगे। दीर्घंजीवती अध्याय में तत्ववित वैद्य का वर्णन है, उत्तम वैद्य का वर्णन है, युक्तिवत वैद्य का वर्णन है। तो तत्ववित वैद्य कौन हुआ, उत्तम वैद्य कौन है, युक्तिवत वैद्य कौन है, प्राणद वैद्य कौन है, सर्वगुण युक्त वैद्य कौन है। इतने 5 तरह के क्वालिटीज़ बहुत डिटेल में है और ये बहुत क्रोनोलॉजिकल है, इसको समझना पड़ेगा, एक के बाद एक में लिंकिंग है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इसी दीर्घंजीवती अध्याय में मूर्ख वैद्य और छद्मवेशी वैद्य का जबरदस्त वर्णन उल्लेख किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब सीधा आ जाते हैं 9वें अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद में। ये खुड्डाक चतुष्पाद में भी
चिकित्सक के गुण पहले बता दिए। इसमें तो 4 जो बताए गए हैं चिकित्सा के जो चतुष्पाद होते हैं, जैसे टेबल के 4 अंग होते हैं, वैसे चिकित्सक, औषधि और परिचारक और रोगी। तो इसमें चिकित्सक के गुणों का वर्णन है, वो तो जो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वर्ष नंबर 6 में दिया है, लेकिन वहाँ पर रुके नहीं है। इसके बाद में प्राणाभिसर वैद्य में बहुत अद्भुत वर्णन किया है। हालांकि प्राणाभिसर वैद्य का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो 29th चैप्टर दश प्राणायतनीय में हम लोग डिटेल में करेंगे, पर यहाँ पर भी बताऊंगा मैं। राजवैद्य का वर्णन भी इसके बाद में आता है। राजवैद्य जो हेतु लिंग प्रशमन तो जानता है औषधि का, प्लस अपुनर्भव रोग, जो रोग को अपुनर्भव कर दे, दोबारा रोग हो ही ना ऐसा बना दे, वो राजवैद्य है। तो राजवैद्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में वैद्य के गुणों पर, पर्सनालिटी ऑफ ए डॉक्टर कैसा होना चाहिए, इसके उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, षड्गुण, षड्गुण के 2, उनका भी हम लोग डिटेल में जब हम इस पर आएंगे तब पढ़ेंगे। फिर चतुर्विध वैद्य वृत्ति बताई हैं। वैद्य जब पेशेंट्स उसके सामने आए तो वो कौन कौन से अपने अंदर पर्सनालिटी में अपनी एटीट्यूड को रखे, तो वो चतुर्विध वृत्ति पर चर्चा करेंगे। अब पहला तो अध्याय दीर्घंजीवती अध्याय में बता दिया, काफ़ी कुछ है और क्रोनोलॉजिकल है। 9वां अध्याय खुड्डा का चतुष्पाद में भी चिकित्सक के राजवैद्य, प्राणाभिसर वैद्य वगैरह का वर्णन है, चर्चा करेंगे। 10वां अध्याय महाचतुष्पाद अध्याय में परोक्ष रूप में वैद्य के स्वभाव के बारे में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि मैत्रेय ने शंका पैदा करी जब आत्रेय ने कहा कि औषधि से सुख साध्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर औषधियों का प्रभाव नहीं पड़ा, जो आज लोग कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती। ये प्रश्न उस समय पर मैत्रेय ने उठाया था आत्रेय से। तो आत्रेय ने मैत्रेय की शंका का समाधान किया। निश्चित रूप से औषधि का प्रभाव तो पड़ेगा ही, जो सुख साध्य हैं उनमें, और जो दुर्गम साध्य हैं, मतलब कष्ट साध्य हैं, उनमें भी पड़ेगा। लेकिन जो बहुत लंबी, जो दीर्घ सूत्रीय बीमारी है, वो कम समय में ठीक हो सकती है। वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है तो वो खड़ा तो हो सकता है अपने आप, लेकिन यदि उसे कोई सहारा दे देगा तो वो जल्दी खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी आत्रेय ने मैत्रेय की शंका में बताई है। तो वहाँ पर भी एक चिकित्सक का जो एटीट्यूड है, पर्सनालिटी ऑफ ए डॉक्टर के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में, चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय पंचकर्म के 5 पूर्वकर्म के स्नेहन अध्याय, स्वेदन अध्याय और वमन विरेचन और बस्ती के बाद में आता है। ये चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, और चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य एक्चुअली पंचकर्मा वैद्य है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जो देह सुख आयुषाम, जो देह को सुख और आयुष दोनों देता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्राणाभिसर वैद्य के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, वो की गई है दश प्राणायतनी अध्याय में। एक्चुअली दश प्राणायतनी अध्याय में पहला श्लोक सिर्फ जो है वो 10 प्राणों के बारे में है। अब 10 प्राण का जो संभालने वाला है वैद्य, प्राण, वो प्राणाभिसर वैद्य कैसा होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो जो 29th चैप्टर है ना, उसके पहले 28 चैप्टर्स का जो सारांश है, वहाँ पे चरक कहते हैं ये सब कुछ विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इस वैद्य को पता होना है, और बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को दोबारा, एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि पूरी चरक संहिता सूत्र स्थान का जो नटशेल है, उसको इन्होंने प्राणाभिसर वैद्य के गुणों के रूप में वर्णन किया है। आप कुछ छोड़ नहीं सकते उसको। एंड दैट्स फैक्ट। इसको बताते बताते यदि आप पूरी तरीके से चरक सूत्र स्थान के 28 चैप्टर्स, जो 4-4 के जो चतुष्क बनाए हैं, 7 चतुष्क हैं, 4-4 चैप्टर्स के, इस तरह 28 होते हैं। इन 28 चैप्टर्स के पढ़ने के बाद में इन्होंने इसका सारांश बताया और कहा है कि ये प्राणाभिसर वैद्य को ये सब पता होना है और इन पर सिद्धि होनी है। यदि नहीं है तो ये जो वैद्य है ये रोगाभिसर होगा, रोग का प्रसार करेगा। यहीं पर वो नहीं रुके चरकाचार्य जी, उन्होंने फिर इसके बाद में उन्होंने अगला जो वर्ष नंबर 10 है उसमें छद्म भिषक कार्य प्रणाली बता दी है। वो जो एक सिस्टम जो है ना, वो एक जो पेशेंट को लूटने का जो एक सिस्टम होता है, वो उस जमाने में इन्होंने क्लियर कट दे दिया, जो आज भी विद्यमान है।
मृत्यु दूत वैद्य कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा है। वर्जनीय वैद्य, समाज किन वैद्यों का वर्जन कर दे। और खास बात यह है कि ये जो बातें हैं ये खाली वैद्य समूह के अंदर नहीं रखी हैं, ये कहा है कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में वर्जनीय वैद्य बताने के बाद में उन्होंने पूज्य वैद्य के बारे में बताया है कि कैसे वैद्य पूजनीय होते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में सूत्रस्थान 30वें अध्याय, अर्थे दश महामूलीय अध्याय। यहाँ पर उन्होंने दश महामूल, हमारे शरीर के जो 10 महामूल हैं, इनके बारे में चर्चा की है। उस पर हम लोग चर्चा किसी और दिन रखेंगे। लेकिन उस चर्चा के बाद में उन्होंने पल्लवग्राही वैद्य, ये सूखा हुआ पत्ता जैसे होता है, थोड़े से हवा के झोंके में उड़ जाता है, वैसे ही ये पल्लवग्राही वैद्य रोगी के रोग को देख करके घबराहट में उड़ जाता है। इसके बारे में बहुत अद्भुत वर्णन है, इसको भी समझेंगे। यहाँ पर ये डेंजर साइड ऑफ वैद्य बताने के बाद में उन्होंने सद्वृत्त वैद्य का वर्णन किया है। सद्वृत्त वैद्य का बारे बताते वक्त उन्होंने इतना प्रैक्टिकल बात बोली है, मार्मिक है बात। गिव रिस्पेक्ट, समाज के लिए कह रहे हैं, गिव रिस्पेक्ट टू सद्वृत्त वैद्य। यद्यपि सद्वृत्त वैद्य को भिषग अल्पश्रुतई होगा, ये यदि है भी तो मतलब उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सद्वृत्त है, डिसिप्लिन्ड है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, मेहनत करके ठीक करना चाहता है, पर उसका जो ज्ञान है वो अल्पश्रुत है। स्टूडेंट्स आजकल, कोई भी व्यक्ति जब पढ़कर बाहर आता है तो पूर्ण तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये शास्त्र अनुभव आधार पे पूर्ण बनता है। लेकिन यदि वो सद्वृत्त है, दम्भी नहीं है, डिसिप्लिन्ड है, और उसके अंदर एक डिजायर है हेल्प करने की, तो दैट डॉक्टर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, हैज बीन टोल्ड बाय चरका। सद्वृत्त वैद्य बोला है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। इसके बाद में 79वें श्लोक में वो दंभ वैद्य के बारे में चर्चा करके बता रहे हैं, दंभी वैद्य कैसे होते हैं। यहाँ पर नहीं रुके, इसके बाद में ह्यूमन क्वालिटीज एक वैद्य में कैसी होनी चाहिए। देखिए, एक तो शास्त्र की क्वालिटीज, सब्जेक्ट नॉलेज, और उसके साथ साथ ह्यूमन नॉलेज एंड एटीट्यूड बना करके उन्होंने टोटल पर्सनालिटी ऑफ ए वैद्य, ऑफ ए डॉक्टर बताई है। ये कहीं पर नहीं मिल सकती, हिपोक्रेटस वगैरह ने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद में शास्त्रार्थ महारथी वैद्य, तत्वज्ञानी, इन लोगों को बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी तो है, रोग निग्रह कर सकते हैं, ज्ञान तत्व का भी है, लेकिन वो तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कोट इट। इसके बाद में इसी अर्थे दश महामूली अध्याय में अनाप्त वैद्य के बारे में वर्णन है, जो आप्त नहीं है। फिर त्याज्य वैद्य के बारे में बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? ये वैद्यों को नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब है चरक संहिता एक ऐसी पुस्तक रही है जो सिर्फ वैद्य नहीं पढ़ते थे। कॉमन पब्लिक, कॉमन सोसाइटी इतनी ग्रोन अप थी उस समय पर 2000 साल पहले, दैट दे यूज्ड टू स्टडी दिस बुक। इसलिए इसमें लिखा है विशेष रूप से कि त्याज्य वैद्य को किसको त्याग देना है। अज्ञानी वैद्य, ऐसा वैद्य जो अज्ञानी है, अज्ञान आश्रित बोला है उसको। और अंत में वो बोलते हैं चरक इसमें, इसी अध्याय में 84वां वर्ष है, इसके बाद में 85 पे वो रोक देते हैं अपना पूरा ये सूत्र स्थान को कंक्लूड करते हैं। विज्ञान आश्रित वैद्य, विज्ञान आश्रित और अज्ञान आश्रित, ये दोनों 84वां वर्ष में दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ वैद्य पर डिस्कशन है। मैंने इस सब्जेक्ट को क्यों उठाना चाहा? जब हम स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेदा रहे तो पास होने के लिए कभी भी छद्मचारी वैद्य, पल्लवग्राही वैद्य, उत्तम वैद्य, त्याज्य वैद्य, दंभी वैद्य, सद्वृत्त वैद्य, उत्तम वैद्य, युक्तिवत वैद्य, तत्ववत वैद्य, इनके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। और ना कभी ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते थे, तो कम से कम फॉर द सेक ऑफ पासिंग भी किसी ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा। ये वो टॉपिक्स हैं चरक संहिता के जिनको देखते ही हम डिस्कार्ड कर दिया करते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में हमारे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, डॉक्टर बनने के बाद में तो कभी इसका चांस ही नहीं पड़ता। लेकिन जब चरक संहिता को जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं, और आज भी ये समस्या आके बैठी हुई है,
सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो आप तभी अध्ययन कर पाएंगे जब आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्वालिटीज ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग, एम्पैथी एक्सेट्रा सब दिया है, और शास्त्र नॉलेज। हम तो वहां पर रुक गए हैं कि बस दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर विशक, वो दक्ष होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, उसको थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पर 4 बातों की बजाय यहाँ पे 80 पॉइंट्स और दिए हैं। टोटल वर्सेज यदि हम काउंट कर लें तो 50+ वर्सेज हैं जहाँ पर वैद्य की क्वालिटीज को बताया है, पर ये स्कैटर्ड है 6 चैप्टर्स में सूत्रस्थान के, जिनको मैंने कंपाइल करके संकलित करके आपके सामने रखा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने विस्तृत वर्णन को डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर्सनालिटी को एक क्लास में हम बद्ध कर पाएंगे। इस कारण से मैंने ये विचार किया है कि इसको हम सीरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, मेडिकल फिजिशियन, इसको आयुर्वेदिक फिजिशियन ही नहीं, इन रूल्स को हर मेडिकल प्रैक्टिशनर को फॉलो करना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद वाले को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्रणाभिसर वैद्य है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 28 चैप्टर्स पर कमांड होना ज़रूरी है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ये पहला जो क्लास है, इसमें मैंने टोटल जितने भी वैद्य हैं उनके मैंने नामों का वर्णन किया है। अगली सीरीज, इसी सीरीज़ का जो अगला क्लास है उसमें दीर्घन जीविती अध्याय में जो वर्णन है, दिस इज़ अ डिमांड ऑफ द टाइम। आज यदि हमको आयुर्वेद से लोगों को लाभान्वित करना है तो अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा। तो अगली सीरीज़ में, इसी सीरीज़ की अगली क्लास में दीर्घन जीविती अध्याय में तत्ववित वैद्य, उत्तम वैद्य, युक्तिवत वैद्य, प्राणद वैद्य जो प्राण का दान देता है, सर्वगुण युक्त वैद्य के बारे में चर्चा करेंगे, और मूर्ख वैद्य और छद्मवेशी वैद्य जो बताया उसके बारे में भी समझेंगे। हम ये समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है, कोई वैद्य, डॉक्टर, तो उसको एक बात याद जान के रखना चाहिए कि वो फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ बहुत, क्योंकि वो ग्रेट है। वो फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि उसके पास में ये आयुर्वेद रूपी ऑलरेडी रिसर्च्ड धरोहर है। एक एक फॉर्मूला रिसर्च करके डॉक्यूमेंट किया गया है। बॉडी के अंदर जो फिनोमिनन ऑफ स्टडी है वो अद्भुत है। बस करना क्या है कि उसको प्रैक्टिकलिटी, फंडामेंटल्स को समझ करके आज के परिवेश में, 21st सेंचुरी में, आज के परिवेश के हिसाब से हम प्रेजेंटेशन तो बदल सकते हैं, लेकिन जो अंदर तत्व है हमारी औषधियों का और उनको सिलेक्शन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो नहीं बदली जा सकती, उसको बदलना नहीं है, तभी हम जीत पाएंगे। इसीलिए ये आयुर्वेद शाश्वत शास्त्र है। सो आई विल कम अगेन with explanation of Tattvavet Vaidya, Uttam Vaidya, Yuktivat Vaidya and Pranada Vaidya and Sarvaguna Vaidya in next class.